दोस्तों, आप लोग का स्वागत है समसामयिक कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं 16 से 22 मई तक की महत्वपूर्ण खबरों को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक नज़र 16 से 22 मई तक की महत्वपूर्ण खबरों को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला खबर होगा एमएसएमई सेक्टर को लेकर किए गए बदलाव की। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में लगभग 40% की हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा कुल निर्यात में 40 से 45% की भी हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। पिछले सप्ताह केंद्रीय सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को लेकर बदलाव किया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो वर्गीकरण है उद्योगों का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले तो सूक्ष्म उद्योग। तो इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनका सम्मिलित निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा, तो उसे सूक्ष्म उद्योग की संज्ञा दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनका सम्मिलित निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा, तो उसे लघु उद्योगों की संज्ञा दी जाएगी। और अब चलते हैं मध्यम उद्योग यानी मीडियम इंडस्ट्रीज की। तो इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाएगा जिनका सम्मिलित निवेश 20 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा। तो ये आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये मेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे मैं स्पेशल मेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल लेकर आऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों को। COBAS 6800 परीक्षण मशीन, यह एक टेस्टिंग मशीन है जो 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का सटीक परीक्षण कर सकेगी। यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ जांच क्षमता में व्यापक वृद्धि करेगी। COBAS 6800 में रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग किया गया है जो संदूषण की संभावना को कम करता है तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण के जोखिम को भी न्यूनतम करता है, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेपों के साथ दूर से संचालित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्यकर्मी बहुत ही ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, तो अगला है अगप्पे चित्रा मैग्ना। तो अगप्पे चित्रा मैग्ना मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट है जिसका उपयोग कोविड-19 की जांच में किया जाएगा। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, कोविड-19 के कारण बहुत लंबे समय से सभी घर में कैद हैं, तो बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं की देखभाल के लिए एक नई प्रणाली चर्चा में है, तो उसे प्रशामक देखभाल यानी पैलिएटिव केयर के रूप में जाना जाता है। तो पैलिएटिव शब्द का शाब्दिक अर्थ भौतिक एवं भावनात्मक दर्द को कम करना है, अर्थात दुख से राहत। यहाँ दुख का शाब्दिक अर्थ है कष्ट, संकट या कष्ट के दौर से गुजरना। प्रशामक पैलिएटिव देखभाल उन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का एक विशेष रूप है जिनको गंभीर बीमारी है। इस तरह की देखभाल आमतौर पर तनाव एवं कुछ बीमारियों के लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए होती है। यह देखभाल रोगियों द्वारा उनकी एवं उनके परिवार की आजीविका में सुधार करने के लिए की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण न केवल लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है, बल्कि उनकी भावनात्मक एवं सामाजिक पीड़ा में भी वृद्धि हुई है। तो यह एक बहुत ही अच्छी पहल मानी जा सकती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं।
तो पिछले सप्ताह सचेत नाम का एक तटरक्षक गश्ती जहाज चर्चा में रहा। तो 15 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 एवं C-451 को राष्ट्र को समर्पित किया। सचेत का डिजाइन एवं निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में पहला पोत है। तो यह भारत के सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो आगे इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल की आविष्कार की गई है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिए इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। तो यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खोज मानी जा सकती है। दोस्तों कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण पूरे देश की शिक्षण संस्थान एवं पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ई विद्या एक नई पहल शुरू की गई है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये भी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे समर्थ हाल ही में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले इकाई है। इस पहल का उद्देश्य संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है और इसका मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो समर्थ भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे देखते हैं। तो आगे कोविड-19 के कारण प्रवासियों को संबंधित सूचना को एकत्रण करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की गई है। कोविड-19 के मद्देनज़र प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को विकसित किया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें एक जीवन लाइट, तो IIT हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप एरोबायोसिस इनोवेशंस ने कम कीमत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। जीवन लाइट नामक इस वेंटिलेटर से स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा, क्योंकि इसे एक ऐप के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। जहां बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है वहां इसे बैटरी से भी चलाया जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है, जीवन लाइट यानी ऐप से संचालित होने वाले वेंटिलेटर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में 20
50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपए होंगी, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड़ रुपए होगी तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5763 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाना है। केंद्र प्रायोजित योजना को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी इसका उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। अब संरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन को भी देखना है। इसके बाद मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। तो ये था आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों, इसके अलावा एक और योजना शुरू किया गया है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना, यानी FME। तो दोस्तों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसी को लेकर यह सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना FME को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस व्यय को राज्यों के साथ 60-40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि करना, लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन, समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना, असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन, महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अवशिष्ट प्रबंधन, यानी अवशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित की बात की गई है। जनजातीय जिलों लघु वन उत्पाद पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरों को। दोस्तों, पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कार्यकाल को विस्तारित कर दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने हेतु संचालित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की तिथि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर अगले 3 वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो कोणार्क सूर्य मंदिर के पूरे सोलराइजेशन की बात कही गई है। तो इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। यह योजना सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे भी कोणार्क जो है सूर्य मंदिर है, तो वहाँ सोलराइजेशन बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। आगे कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग पिछले सप्ताह प्रस्तुत की गई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिसमें अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार के रूप में और 70 शहरों को 1 स्टार के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे देखते हैं तो बिहार के मधेपुरा में लोकोमोटिव इंजन
के द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल इंजन के बात करते हैं तो 12,000 HP का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित 12,000 HP के पहले मेड इन इंडिया इंजन को भारतीय रेलवे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से सफलतापूर्वक चलाया गया। इंजन का नाम WAG 126027 है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों दियामार बासा परियोजना यह पाकिस्तान द्वारा समर्थित परियोजना है। यह POK में पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है। तो 2010 से पाकिस्तान POK के गिलगिट बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर दियामर बासा बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव हो नहीं पा रहा था। कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना की कॉमर्शियल विंग ने इस बांध के निर्माण हेतु चीनी कंपनी चाइना पावर के साथ समझौता किया है, जिसके कारण इस परियोजना में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। हाल ही में भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बताते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बनाए जा रहे दियामर बासा परियोजना समेत चीन द्वारा संचालित चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC द्वारा POK में किसी भी निर्माण कार्य गतिविधियों पर कड़ा विरोध जताया है। वहीं चीन द्वारा स्थानीय लोगों के लाभ को हवाला देते हुए अपनी सफाई दी गई है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण खबर चीन को लेकर है। चीन और ताइवान के परिदृश्य में ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन पुनः निर्वाचित। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सह अस्तित्व के आधार पर बातचीत की पेशकश भी की है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि चीन हमेशा से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान हमेशा से अपने आप को एक अलग देश बताता रहा है। आगे देखते हैं। तो कोविड-19 के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा एवं अमेरिका के द्वारा बार बार चीन को दोषी माना गया है। इसी संदर्भ में अमेरिका की 18 सूत्री योजना चर्चा में है। तो कोरोना वायरस की संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में चीन के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। कई अमेरिकी नेता चीन के ऊपर संक्रमण संबंधी डेटा को छुपाने और जांच में सहयोग न करने का खुलेआम आरोप लगा चुके हैं। इस बीच अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनने वाले उसके झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है और इस योजना के अंतर्गत भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना भी एक हिस्सा माना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर की ओर देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक से भारत को 7500 करोड़ रुपए का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज मिला है। तो विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब अर्थात करीब 7500 करोड़ रुपए का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज देने की घोषणा की है। यह भारत सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी समय से देश में लॉकडाउन है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से कितनी राशि ली है। तो $1 अरब अर्थात 7500 करोड़ रुपए। अब चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं कि भारत ने भी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की प्रस्तुति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित RWA के प्रमुख
कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। RWA ने भारत के समर्थन की सराहना की है। तो जहां भारत विश्व बैंक से सोशल प्रोटेक्शन के लिए राशि खुद ले रहा है, तो वहीं दूसरे देशों को भी मदद कर रहा है। आगे देख सकते हैं कि नेपाल और भारत के बीच तनातनी है, विवाद है सीमा को लेकर। पिछले सप्ताह भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग की शुभारंभ की थी, जिसको लेकर पुनः नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो गई है। तो देखते हैं, तो नेपाल में राजनीतिक विश्लेषकों ने भारत के साथ लिपुलेख और काला पानी सीमा विवाद के कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। लिपुलेख दर्रा काला पानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा है। भारत और नेपाल दोनों ही काला पानी को अपना अभिन्न हिस्सा होने का दावा करते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। तो इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। आगे देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक बहुत ही ज़बरदस्त तूफान एम्फन चर्चा में है। तो चक्रवाती तूफान एम्फन तो बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान कई राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया, खासकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में। थाईलैंड ने इस तूफान का नाम अम्फान दिया है। आपको मालूम होगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 15 साल पुराना है, जो 2004 में शुरू हुआ था। इसके लिए एक सूची बनाई गई है। इस सूची में 8 देश शामिल हैं। 8 देशों को क्रमानुसार 8 नाम देने हैं। जब जिस देश का नंबर आता है, तो उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश ने 8 नाम दिए हैं। इस तरह से कुल 64 नाम तय किए गए हैं। इस बार चक्रवाती तूफान के नामकरण की बारी थाईलैंड की थी, तो थाईलैंड के द्वारा ही अम्फान नाम दिया गया है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने हाल ही में भारत में हालिया घटनाओं के परिदृश्य में अधिकारियों द्वारा कानून का दुरुपयोग, पत्रकारों को डराने धमकाने और प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की है। देख सकते हैं कि प्रेस फ्रीडम में भारत का रैंक भी नीचे गिरा है। आगे देखते हैं, तो यूनिसेफ द्वारा ड्राइंग्स फ्रॉम चिल्ड्रेन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के बच्चे अपनी पेंटिंग, इलस्ट्रेशन एवं अन्य आर्ट शेयर कर सकते हैं। तो ये थे पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर। अब बात करते हैं पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर। आपके एग्ज़ाम के लिए दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन है बीजिंग +25 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दिवस, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका थीम भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी थीम भी पूछा जाता है। अगला चलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष 16 मई को विश्व भर में यूनेस्को द्वारा यह प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन, जिन्होंने लेजर का आविष्कार किया है, उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन वर्ष 1960 में इसी दिन अर्थात 16 मई को मनाया गया था।
तो इसीलिए इनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं तो विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। तो 17 मई 2020 को विश्व भर में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है। तो आगे देख सकते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानते हैं। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यह 17 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालय में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। तो इसका थीम समानता, विविधता और समावेश रखा गया है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागकणों जैसे तितलियों, चमगादड़ और हमिंग बर्ड के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका इस बार थीम मधुमक्खियों को बचाओ रखा गया है, तो याद रखेंगे। अगला चलते हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। तो 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। इससे पहले यह 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य चाय मजदूरों की काम की स्थिति, मजदूरों के अधिकार, दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा को भी प्रोत्साहित करना है। और ख़ास बात यह है कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर घोषित किया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका थीम इस बार प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान है को रखा गया, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो 22 मई को मनाया जाता है। आगे आतंकवाद विरोधी दिवस, यह राष्ट्रीय दिवस है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पद से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों का पीड़ा को उजागर करना है। ज्ञातव्य हो कि 21 मई को ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी के संदर्भ में यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस। अब हम बात करते हैं पिछले सप्ताह चर्चा में रहे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में। तो इसमें पहला नाम है रस्किन बॉन्ड। आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे। तो प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड मंगलवार को 86 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर पुस्तक प्रकाशक स्पीकिंग टाइगर ने उनकी एक नई पुस्तक जारी की है जो उनके ट्रेनों, विमानों में उनकी यात्रा की कहानियों के बारे में है। इस पुस्तक का नाम हॉप ऑन
माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स में बॉन्ड ने अपने बचपन की कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं इंडिया से। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री को यह जिम्मेदारी मिलना काफ़ी महत्व रखता है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगला बात करते हैं तो कार्मेन रेनहार्ट, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं वित्तीय संकट विषय की अर्थशास्त्री के रूप में भी चर्चित है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति की खबर को देखते हैं तो रॉबर्टो एजोवेडो, तो ये WTO के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो वह अपना पद 31 अगस्त 2020 को छोड़ देंगे। उनका दूसरा यह कार्यकाल था जो सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। ब्राज़ील के 62 वर्षीय पूर्व राजनयिक एजोवेडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से ऐसा कदम उठाया है। ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। इसी को देखते हुए रॉबर्ट एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला लिया है। आगे बात करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई में 5वीं बार नई सरकार ने शपथ ली। इजरायल में एक के बाद एक हुए 3 चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध इस शपथ के साथ ही खत्म हो गया। चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी ने बेनी गैंटेज के ब्लू एंड वाइट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है। आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों धुर विरोधी राजनीतिक रूप से हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण खबर राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी से है। तो सिक्किम, तो 16 मई को सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम 1975 में इसी दिन भारतीय गणराज्य का राज्य बना था। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 19 मई से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में एक नया सेक्शन 3A जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य या यूनियन टेरिटरी के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं मेघालय से खबर है। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के गांव किन्निन नोंगलादेव चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए किन्निन का पता लगाया है। इसका नाम सिनकोना की छाल से निकाले गए अल्कलॉइड किन्निन के नाम पर रखा गया है। इसे आप देख सकते हैं दालचीनी। तो इसके द्वारा कोविड-19 के इलाज का प्रयोग किए जाने की चर्चा है। आगे देख सकते हैं तो गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुभारंभ की गई है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुभारंभ की, जो छोटे उद्यमियों और स्वरोजगारों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं बरही को 3 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान करने की योजना है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से खबर है। तो कोविड-19 के कारण जो प्रवासी पैदल चल रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश द्वारा एक चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी
मजदूरों और उनके पैरों के दर्द को कम करने के लिए जूते एवं चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना का शुभारंभ 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इस योजना के तहत किसानों के लिए खेती के क्षेत्र के आधार पर डायरेक्ट सब्सिडी दिए जाने की बात है। तो दोस्तों आगे हम फिर लेकर आएंगे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण खबरों को। तब तक के लिए धन्यवाद।